नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जीके में। जी हाँ दोस्तों, तो मैं हूं अंकित और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज एक नई क्लास, यानी कि क्लास 5th। क्लास 4th तक की वीडियोस को हम अपने YouTube चैनल पे पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको प्राप्त हो जाएगा, जहां से जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आप लोगों के लिए खुशखबरी और है कि ये जो बोर्ड है, ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है कि जो रेलवे भर्ती बोर्ड है उसने यह निर्धारित किया है कि अब जो NTPC CBT 2 के लिए एक ही बच्चे का नाम चारों पेपर में शामिल कर दिया गया था, अब ऐसा न करके लगभग 7 लाख बच्चों को इसमें मौका दिया जाएगा उसके एग्ज़ाम के, यानी कि CBT 2 एग्ज़ाम में बैठने के लिए 7 लाख के आसपास के बच्चों को मौका दिया जाएगा। तो यह आप लोग के पास बेहतर अवसर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से NTPC CBT 2 के GA तथा ग्रुप D के GS की तैयारी हम करा रहे हैं, यानी कि इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए एक अच्छा अवसर है और आशा करता हूं कि आप लोग इस अवसर को यूं ही हाथ से जाने नहीं देंगे। हमने बहुत संघर्ष किया है इस चीज़ के लिए। तो चलिए आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। आज का प्रश्न संख्या 1 है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा बी, यानी कि नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी वह नगर नियोजन थी, क्योंकि जब उत्खनन किया गया, हड़प्पा सभ्यता की जब खोज हुई और उत्खनन के माध्यम से जब बाद में देखा गया तो यह पाया गया कि जो नगरों का वहाँ पर निर्माण हुआ था, यानी कि जो भवनों का निर्माण हुआ था और सारी चीज़ों का, नालियों का, सड़कों का, वो बड़ा ही व्यवस्थित ढंग से हुआ था। और ऐसा लग रहा था जैसे वर्तमान समय में जो आधुनिक शहरों का निर्माण होता है, आधुनिक शहरों में जिस प्रकार से घरों का निर्माण होता है, वहाँ पे व्यवस्थित नालियाँ होती हैं, चौड़े सड़क होते हैं, सीधी चौड़े सड़क होती हैं, दोनों तरफ मकान बने रहते हैं, वो इसी प्रकार से व्यवस्थित नगर हड़प्पा सभ्यता में भी हमें देखने को मिलती है। और यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है वह नगर नियोजन मानी जाती है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा सी, यानी कि अवसादी या परतदार चट्टानों में जो खनिज तेल है उसका भंडारण भारत में प्राप्त होता है। अवसादी या परतदार जो चट्टानें होती हैं वह पुरानी चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से बनती हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो कारक होते हैं अपक्षय के लिए, जैसे कि जल हो गया या फिर हवा हो गई, तो इन सब चीज़ों से वह जो पुरानी पर्वतें होती हैं छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के फिर से दोबारा जमना शुरू हो जाती हैं, जिससे कि पर्वतों का निर्माण होता है और इसी प्रकार के पर्वतों में खनिज तेल पाया जाता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से कौन सी कीट आकर्षक फसल है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा ए, यानी कि भिंडी। जी हाँ दोस्तों, जो भिंडी का जो फसल होता है उसमें बहुत सारे कीट लगते हैं। यदि आप कृषि से संबंध रखते होंगे तो आपने देखा होगा कि जहाँ पे भिंडी के पेड़ होते हैं उसके पत्तों को बहुत सारे कीड़े खा जाते हैं। बहुत परेशान रहते हैं किसान इस चीज़ के लिए और उस पर हमेशा कीटनाशक दवाइयों का भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सबसे अधिक थे? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा बी, यानी कि संयुक्त प्रांत। यानी कि संयुक्त प्रांत से उस समय 55 सदस्य लिए गए थे संविधान सभा में। संयुक्त प्रांत का अर्थ हुआ वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो हिस्सा है, यह कभी यानी कि अंग्रेजों के समय में यह संयुक्त प्रांत कहलाता था और इससे 55 सदस्य यानी कि सबसे अधिक सदस्य इसी प्रांत से लिए गए थे। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में किस राज्य के व्यक्तियों का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब होगा गोवा। जो गोवा है राज्य है, वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक पाई जाती है वर्तमान समय में। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 है, आसमान में चमकने वाले तारों तथा सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा नाभिकीय संलयन। चलिए अब जान लेते हैं नाभिकीय संलयन के बारे में। तो जब दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक नए और भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो सूर्य है या फिर और जो तारे हैं वह सभी एक तारे ही हैं, मतलब हमारा सूर्य भी एक तारा ही है। और हमारे सूर्य में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। और आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम, जब आप एलिमेंट वाले जो तत्व वाले जो आवर्त सारणी है उसको देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि ये सबसे हल्के एलिमेंट्स होते हैं। तो ये दोनों आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे कि अपार ऊर्जा मुक्त होती है। और सूर्य के सहित और जितने भी तारे हैं उन सब में ये जो नाभिकीय संलयन होती है, इसी के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपने एक बम का नाम सुना होगा, हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम जो होता है वह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। अभी तक वैज्ञानिक इसको नियंत्रित नहीं कर पाए हैं। यदि हाइड्रोजन संलयन की क्रिया से निकलने वाली ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सके तो अपार ऊर्जा भंडारण हमारे पास हो जाएगा। वैज्ञानिक इसमें लगातार रिसर्च कर रहे हैं और आशा है कि वह आगे ज़रूर इस पर कामयाब होंगे। और जब ऐसा कामयाब हो जाएंगे इस चीज़ में तो हमारे पास अपार ऊर्जा मौजूद होगी। जिस प्रकार आप जानते हैं कि जैसे परमाणु बम जो होता है वह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है, उसी प्रकार हाइड्रोजन बम जो होता है वह नाभिकीय संलयन पे कार्य करता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन सी ग्रंथ नहीं आती है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब होगा ए, यानी कि स्मृतियाँ। स्मृतियाँ जो होती हैं वो वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। वेद हो गए, आरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए, ये सभी जो हैं वह वैदिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। लेकिन स्मृतियाँ जो थीं वह काफ़ी बाद में लिखी गई। हाँ, इनका आधार जो है वह कहीं ना कहीं वैदिक साहित्य है, लेकिन यह बाद में लिखी गई, इसलिए ऐसे वैदिक साहित्य नहीं माना जाता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से कौन मध्य अमेरिकी देशों का हिस्सा नहीं है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा ए, यानी कि पेरू। पेरू जो है वह मध्य अमेरिका देशों का हिस्सा नहीं है। उसके अलावा जो यहाँ पे पनामा हो गया, निकारागुआ हो गया, एल साल्वाडोर हो गया, ये सभी मध्य अमेरिका के हिस्से हैं। लेकिन जो पेरू है वह दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, जिसकी राजधानी जो है वह लीमा है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 है, चने की दाल में कितनी प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा सी, यानी कि 21%। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा सी, यानी कि सितंबर 1946 ईस्वी। यानी कि सितंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। और यह 2 सितंबर 1946 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक कार्य करती रही थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो देश था वह 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन अंतरिम सरकार का जो गठन था वह 2 सितंबर 1946 को ही हो गया था। ये जो सरकार थी वह स्वतंत्र नहीं थी पूरी तरह से, यानी कि ये जो सरकार थी ये ब्रिटिश साम्राज्य यानी कि ब्रिटिश क्राउन के संरक्षण में भारत में कार्य कर रही थी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस काल के दौरान संविधान का भी निर्माण किया जा रहा था, लेकिन संविधान के निर्माण के साथ साथ तत्काल समय में कुछ ऐसे कानून भी थे या फिर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थीं जो देश में लागू करना जरूरी था, और उन्हीं व्यवस्थाओं और उन्हीं कानूनों के लिए यह अंतरिम सरकार कार्य कर रही थी, ताकि भारत में व्यवस्थित ढंग से सभी चीज़ें व्यवस्थित रह सकें और देश जो है वह सुरक्षित रह सके। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 है, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा बी, यानी कि 17.70%। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 है, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब होगा त्वरण, यानी कि जो वेग परिवर्तन की दर होती है उसे त्वरण कहते हैं, यानी कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु है जो गतिमान अवस्था में है और मान लीजिए वर्तमान समय में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका जो वेग है वह बढ़कर 20 या 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो यह जो औसत होता है, औसत वेग जो उसका होता है वही त्वरण कहलाता है कि उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है उसके वेग में। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 है, ऋग्वैदिक काल में विनिमय का प्रमुख माध्यम कौन सा था? तो बताइए अपने जवाब।
जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा सी यानी कि गाय। गाय जो थी वह ऋग वैदिक काल में विनिमय का एक प्रमुख माध्यम था, यानी कि गाय के माध्यम से ही लोग लेन देन करते थे। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 है, भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा डी यानी कि पवनों का विपरीत स्वभाव। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 है, सोयाबीन में प्रोटीन की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा बी यानी कि 40%। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और ये जो बैठक थी वह कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी, जिसे अब केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। इस बैठक में श्री सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन बाद में यानी कि 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हमारे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 है, भारत में सुव्यवस्थित जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा सी यानी कि 1881 ईस्वी, यानी कि 1881 ईस्वी में पहली बार सुव्यवस्थित जनगणना प्रारंभ हुई थी। उसके बाद से प्रत्येक 10 वर्ष के बाद भारत में जनगणना होती रही है लगातार। यदि सबसे पहली बार बात की जाए तो सबसे पहले 1872 ईस्वी में ब्रिटिश वायसराय मेयो के अधीन एक जनगणना कराई गई थी, लेकिन ये बस ऐसे ही थी। लेकिन जो 1881 का जनगणना था उसके बाद से ही सुव्यवस्थित ढंग से भारत में लगातार जनगणना होती रही है प्रत्येक 10 वर्ष के बाद। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा ए यानी कि घटता है। जी हाँ दोस्तों, यदि जब आप पृथ्वी सतह यानी कि जहाँ हम लोग मौजूद हैं उसके ऊपर जाएंगे या फिर उसके गड्ढा करके मान लीजिए आप अंदर जा रहे हैं, तो क्या होगा कि जो गुरुत्वाकर्षण होगा वो घटेगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 है, ऋग्वैदिक काल में परुष्णी नदी का महत्व क्यों था? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा सी यानी कि दास राज्य युद्ध के कारण। दास राज्य युद्ध का मतलब हुआ 10 राजाओं का युद्ध, और वर्तमान इसका जो नाम है यानी कि परुष्णी नदी का जो वर्तमान नाम है वो रावी नदी है, और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 है, निम्न में से कौन सी ग्रहीय अथवा नियंत्रित पवन है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब होगा सी यानी कि व्यापारिक पवन। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 है, मूंगफली में कितना प्रतिशत तेल पाया जाता है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा डी यानी कि 45%। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 है, संविधान सभा के पहले अधिवेशन की अवधि कब से कब तक थी? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक, यानी कि 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक यह पहले अधिवेशन की जो अवधि थी वह 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक थी। और कुल जो अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के निर्माण में वह 12 हुए थे, और जो अंतिम अधिवेशन हुआ था वह 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 है, भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर की दृष्टि से कौन सा वर्ष महान विभाजन वर्ष माना गया था? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा बी यानी कि 1921। 1921 को भारतीय जनसंख्या की दृष्टि से इसे विभाजन यानी कि महान विभाजन वर्ष माना जाता है। 1921 के पहले जो जनसंख्या थी भारत की उसकी जो वृद्धि दर थी वह निम्न स्तर पर थी, लेकिन अचानक 1921 के बाद जनसंख्या वृद्धि दर तेज़ी से बढ़ने लगी जो अभी तक कायम है, और यही कारण है कि 1921 को महाविभाजन वर्ष के रूप में माना जाता है। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 है, दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा घट जाता है, यानी कि यदि आप दाब बढ़ा दें तो ये जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है उसका जो गलनांक होता है वह नीचे चला जाएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा
ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।